गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी की पुस्तक रुनझुन कक्षा छठी के 7वें अध्याय पंच परमेश्वर शीर्षक पाठ को पढ़ेंगे। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी। दोनों को एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अगलू को सौंप गए थे। अगलू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें ना खान पान का व्यवहार था, ना धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही था। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई ना था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री ना हुई थी तब तक खालाजान का खूब आदर सत्कार किया गया, पर रजिस्ट्री की मुहर ने इन खातादारियों पर भी मानो मुहर लगा दी थी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। अब बेचारी खाला को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती और अपमान सहन करना पड़ता था। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की और अलग रहने के लिए गुजारे की मांग की। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपये कहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से पूछा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई और उसने मामला पंचायत में पेश करने की धमकी दी। जुम्मन उस तरह हंसे जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है। वे बोले, हाँ जरूर पंचायत करा लो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ संदेह नहीं था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उसको अपना शत्रु बनाने का साहस कर सके। इसके बाद कई दिनों तक बूढ़ी खाला हाथ में लाठी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुकाकर कमान हो गई थी। एक एक पग चलना दूभर था, मगर जो बात आ पड़ी थी उसका निर्णय करना जरूरी था। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उससे विनती की, पंचों आज 30 बरस हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजने जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे जीवन भर रोटी कपड़ा देने कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धो कर काटा, पर अब रात दिन तक रोना नहीं सहा जाता। अब ना पेट को रोटी मिलती है, ना तन को कपड़ा। बेकस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किसके अपना दुखड़ा सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी पर चलूं। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे चढ़ाऊंगी। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न को लेकर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। खाला बोली, खुदा से डरो, पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना दुश्मन, और तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अगलू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उसी को सरपंच बनाती हूँ। जुम्मन शेख फूले न समाये, परंतु भाव को छिपाकर बोले, अगलू चौधरी ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन मिसर वैसे अगलू। जुम्मन को पूरा विश्वास था अब बाजी मेरी है, पर जब अगलू
चौधरी ने उससे जिहाद शुरू की तो एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ने लगा। जुम्मन चकित थे कि अगलू को क्या हो गया। अभी यह मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम न आएगी? जुम्मन शेख इसी उधेड़बुन में पड़े हुए थे कि अगलू चौधरी ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए, बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। इस फैसले से अगलू जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। वे मिलते जुलते थे, लेकिन उसी तरह जैसे तलवार की ढाल मिलती है। जुम्मन शेख के चित्त में मित्र की कुटिलता आंखों पर खटका करती थी कि किसी तरह से बदला लेने का अवसर मिले। ऐसा अवसर जल्दी ही जुम्मन के हाथ आया। अगलू चौधरी बटेसर के पशु मेले से 2 बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी खरीदकर लाए थे। दैव योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का? यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वह इक्का हाँकते थे। गांव से गुड़ घी लादकर मंडी ले जाते। मंडी से तेल नमक भांप कर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे तो दिन भर बेखटके 3-4 खेप हो। आजकल तो एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं। बैल देख मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही लिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। अगलू चौधरी भी गरज थी ही, सो घाटे की परवाह ना की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगेदने। वे दिन में 3-4 खेप करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी ना ले पाया था, फिर जोत दिया। अगलू चौधरी के घर तो चैन की बंसी बजती थी। कहाँ वहां सुख चैन, कहाँ यह 8 पहर की खेप। महीने भर में वह पिस सा गया। एक दिन चौथी खेप में समझू साहू ने दूना बोझ लादा। दिन भर का थका जानवर पैर ना उठते थे, पर साहू को जल्दी पहुंचने की फिक्र थी। अतएव उन्होंने कई कोड़े निर्दयता से फटकारे। बैल धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अगलू चौधरी जब अपने बैल के दाम मांगने, तब साहू और सहुआई दोनों ही झल्लाए हुए कुत्तों की तरह चढ़ बैठते और अंड बंड बकने लगते। दोनों ने परामर्श किया कि इस तरह सिर फुटव्वल से काम नहीं चलेगा। पंचायत करा लो, जो कुछ तय हो जाए उसी स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अगलू ने हामी भर ली। पंचायत बैठी तो राम धन मिश्र ने कहा, बोलो चौधरी, किसको सरपंच बदते हो? अगलू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू सा खड़े हुए और अकड़कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अगलू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ जड़ दिया हो। किसी ने पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं? अगलू चौधरी ने निराशा होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उज्र होगा। सरपंच का मुख्य आग्रह
आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन शेख के मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुख से इस प्रकार जो कुछ भी निकलेगा वह देववाणी सदृश्य है और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए। मेरा सत्य से जो जी भर टलना उचित नहीं। बच्चों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब किए। अंत में जुम्मन शेख ने फैसला सुनाया। अगलू चौधरी और समझू साहू पंचों ने अपने मामले पर अच्छी तरह से विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया उस वक्त उसे कोई बीमारी ना थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह ना करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण से हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और चारा पानी का अच्छा प्रबंध ना किया गया। सरपंच का फैसला सुनकर अगलू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच सरपंच की जय। इसके साथ ही चारों ओर ध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। जुम्मन थोड़ी ही देर बाद अगलू के पास गए और उसे गले लिपट गए। अगलू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता पनप उठी। इस पाठ के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर आते हैं। दूसरे नंबर का क नंबर का जो प्रश्न है, जुम्मन शेख की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका उत्तर हुआ जुम्मन शेख की पत्नी का नाम करीमन था। ख, पंचायत के लिए किसने सारा प्रबंध कर रखा था? तो इसका उत्तर हुआ पंचायत के लिए जुम्मन शेख ने सारा प्रबंध कर रखा था। ग नंबर का जो प्रश्न है, अगलू चौधरी ने किससे जीरा शुरू की? तो इसका उत्तर हुआ अगलू चौधरी ने जुम्मन शेख से जीरा शुरू की। घ नंबर का जो प्रश्न, जुम्मन शेख ने किसके पक्ष में फैसला सुनाया? तो इसका उत्तर हुआ जुम्मन शेख ने खाला के पक्ष में फैसला सुनाया। अब हम आते हैं अभ्यास खंड ख के प्रश्नों की ओर। तो जो पहला जो प्रश्न है, पाठ के अनुसार ये घटनाओं का क्रम दीजिए। तो यहाँ जो पहला वाक्य आएगा, खाला ने संपत्ति जुम्मन शेख के नाम कर दी। इसके बाद दूसरा जो वाक्य आएगा, खाला ने पंचायत बुलाने की धमकी दी। तीसरा जो वाक्य आएगा, बूढ़ी खाला ने पंचायत बुलवाई। इसके बाद का चौथा वाक्य होगा, समझू साहू ने बैल खरीद लिया। पांचवा जो वाक्य होगा, रामधन मिश्र ने अगलू चौधरी को सरपंच चुनने को कहा। छठा वाक्य हुआ, जुम्मन शेख और अगलू चौधरी एक दूसरे के गले मिले। अब हम दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न देखते हैं, खाला को पंचायत बुलाने की धमकी कब देनी पड़ी? तो इसका उत्तर होगा, खाला को पंचायत बुलाने की धमकी जब जुम्मन शेख ने खाला को गुजारे के लिए रुपये देने से मना किया तब पड़ी। अब हम ख नंबर के प्रश्न की ओर आते हैं, खाला ने किसे सरपंच चुना? तो इसका उत्तर हुआ, खाला ने अगलू चौधरी को सरपंच चुना। ग, अगलू चौधरी ने किसके पक्ष में फैसला सुनाया? तो इसका उत्तर हुआ, अगलू चौधरी ने खाला के पक्ष में फैसला सुनाया। घ नंबर का जो प्रश्न है, समझू साहू के यहाँ बैल की मृत्यु किस प्रकार हो गई? तो इसका उत्तर होगा, समझू साहू बैलों से बहुत ज्यादा काम लेता था और उसे पेट भर चारा नहीं देता था, इस कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। अब अंगा नंबर का जो प्रश्न है, सरपंच बनते ही अगलू के मन में क्या विचार आया? तो इसका उत्तर हुआ, सरपंच बनते ही अगलू के मन में विचार आया, वह इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा है।
इसके मुंह से इस वक्त जो कुछ भी निकलेगा वह देववाणी सदृश होगा। आदि में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए। मेरा सत्य से ही जी भर टलना उचित नहीं। अब हम अभ्यास खंड ग के प्रश्न की ओर आते। पठांश पढ़कर संक्षिप्त उत्तर दीजिए। ऐसा अवसर जल्दी ही जुम्मन शेख के हाथ आया। अगलू चौधरी बटेसर के पशु मेले से 2 बैलों को एक बहुत अच्छी जोड़ी खरीद कर लाए थे। दैव योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीना बाद एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का था? यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वह इक्का हाँकते थे। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भरकर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उसका मन लहराया। उन्होंने सोचा यह बैल हाथ लगे तो दिन भर बेखटकी 3-4 खेप हो। आजकल तो एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं। बैल देख मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही लिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। अगलू चौधरी भी गरज थी सो घाटे का परवाह न की। अब हम पहले नंबर का इसमें प्रश्न देखते। अगलू चौधरी ने क्या बेचने का मन बनाया था? तो इसका उत्तर हुआ अगलू चौधरी ने बैल बेचने का मन बनाया था, क्योंकि एक जोड़ी बैल उसके काम की नहीं थी। अब अगला जो प्रश्न होता है, समझू साहू ने बैल का दाम कितने दिन में चुकाने का वादा किया था? इसका उत्तर हुआ समझू साहू ने बैल का दाम 1 महीना में चुकाने का वादा किया था। अब हम आते अभ्यास खंड घ के पहले प्रश्न की ओर। करीमन का व्यवहार बूढ़ी खाला के प्रति कैसा था? क्या उसका व्यवहार उचित था? इसका उत्तर होगा करीमन का व्यवहार बूढ़ी खाला के प्रति अच्छा नहीं था। उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। दूसरा जो प्रश्न होता है, आजकल भी लोगों का व्यवहार न्यायालयों में बहुत ज्यादा रहता है, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर होगा आजकल भी लोगों का भरोसा न्यायालयों पर ज्यादा रहता है, क्योंकि न्यायालय में दोनों पक्षों को सुनकर उचित फैसला सुनाया जाता है। अब हम अभ्यास खंड अंगा के प्रश्न की ओर आते हैं। इन प्रश्नों में रेखांकित सर्वनामों के भेद बतलाइए। तो क नंबर का जो वाक्य है, पंच कोई भी हो हमें आपत्ति नहीं है। तो इसमें कोई को रेखांकित किया गया है, यह अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। अब ख नंबर का जो वाक्य है, समझू ने बैल को खाने में कुछ भी देता था। तो यहाँ कुछ को रेखांकित किया है, यह भी अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। अब ग नंबर का जो वाक्य है, कोई नहीं समझ पाया कि पंच ने क्या कहा। यहाँ कोई को रेखांकित किया गया है, यह अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। अब घ का जो वाक्य है, यह पंचों का अंतिम फैसला था। यहाँ यह को रेखांकित किया गया है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अंग का जो वाक्य है, वह वास्तव में मेरा मित्र ही था। यहाँ वह को रेखांकित किया गया है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम था। जब खाला ने कहा मुझे भी कुछ चाहिए कि नहीं, यहाँ यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम इसके दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। इन मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। राह निकालना, इसका जो अर्थ हुआ उपाय बताना। खाला ने पंचों से उचित राह निकालने का आग्रह किया। अब हम ख नंबर का जो मुहावरा उसको देखते। फूला ना समाना, इसका अर्थ हुआ खूब प्रसन्न होना। तो इसका जो वाक्य हुआ, मनपसंद मिठाई खाने मिलने पर यश फूला ना समाया। अब हम
ग नंबर के मुहावरे को देखते हैं। काया पलट होना, स्थिति बदल जाना। तो इसका वाक्य होगा 10 लाख की लॉटरी लगने पर रानी का कायाकल्प हो गया। अब घ नंबर का जो मुहावरा है, आठों पहर खटकना, इसका अर्थ होगा अच्छा ना लगना। इसका जो वाक्य होगा, राम की तरक्की विकास को होठों पर खटक रही थी। अब अंग नंबर का जो मुहावरा हुआ, मन लहराना, इसका अर्थ होगा लालच होना। इसका जो वाक्य हुआ, रानी के पास 2000 का नोट देखकर सोनी का मन लहराने लगा। अब हम 4 नंबर के मुहावरे की ओर आते हैं। हामी भरना, इसका जो अर्थ होगा स्वीकार करना। रथ मेला देखने जाने के लिए राम ने सोहन को हामी भरी। अब हम इसके चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के कारक भेद लिखिए। क नंबर का जो वाक्य है, अगलू चौधरी ने निराश होकर हामी भर दी। तो यहाँ पर अगलू चौधरी को रेखांकित किया गया है, यह कर्ता कारक है। ख नंबर का जो वाक्य है, पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब किया। यहाँ पक्षों को रेखांकित किया है, यह करण कारक है। अब ग नंबर का जो वाक्य है, पंचों ने अपने मामले में अच्छी तरह से विचार किया। यहाँ आपके को रेखांकित किया है, यह संबंध कारक है। घ समझू साहू को बैल के दाम देने पड़े। तो यहाँ बैल को रेखांकित किया है, यह संबंध कारक है। अंग अगलू चौधरी पैसे के लिए तकाजा करते रहे। तो इसका पैसे को रेखांकित किया गया है, यह संप्रदाय कारक है। जो हे पंचो आप परमेश्वर के समान है, इसमें पंचों को रेखांकित किया गया है, यह संबोधन कारक है। 6 नंबर का जो वाक्य है, करीमन ने खाला को तंग करना शुरू किया। तो ये खाला को रेखांकित किया गया है, यह संप्रदाय कारक है। अब ज नंबर का वाक्य देखते हैं। फैसला सुनकर जुम्मन मानो आसमान से गिरा। इसमें आसमान को रेखांकित किया गया है, यह अपादान कारक है। अब अगला जो वाक्य है, गांव में पंचों के फैसले की चर्चा होने लगी। यहाँ गांव को रेखांकित किया है, यह अधिकरण कारक है। अब हम 5वां प्रश्न को देखते हैं। वाक्य बनाइए। क नंबर का जो शब्द है पंचायत, तो इसका वाक्य होगा, पंचायत ने जुम्मन शेख को सरपंच बनाया। अगला जो शब्द है जड़, मोहन और सोहन की दोस्ती जड़े एक झटके में टूट गई। अब अगला जो शब्द है चोट, सीता को गीता की बातों से बहुत चोट पहुंचा। अब अगला जो शब्द है स्वीकार, तो इसका जो वाक्य होगा, रानी ने राजा से शादी करना स्वीकार किया। तो बच्चों, इसके अभ्यास प्रश्न भी पूरा हो गए। आप इन अभ्यास प्रश्नों को याद करें और इसका सही उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। धन्यवाद।